अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम लोगों ने आई होप कि ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स समझ लिए होंगे और अब तक मेमोराइज़ भी कर लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। हमने थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो कि है अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो कितनी ड्यूरेशन का साइकिल रखती हैं। कुछ कंपनीज आफ्टर 1 ईयर साइकिल रिपीट करती हैं, कुछ कंपनीज 6 मंथ्स बाद एक अकाउंटिंग साइकिल रिपीट करती हैं, कुछ कंपनीज मंथली भी अपनी स्टेटमेंट्स बनाती हैं, तो उनका अकाउंटिंग साइकिल 1 मंथ का होता है। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स क्या है ये हमने लिस्ट डाउन किए थे कि सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं, वहाँ से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं और ट्रायल बैलेंस। ये लिस्ट डाउन हुए हुए हैं सारे स्टेप्स, लेकिन ये स्टेप्स आपको समझ तब आएंगे जब हम प्रैक्टिकली ये स्टेप्स कर चुके होंगे। तो मैंने कहा था कि अभी फ़िलहाल हमारे इस चैप्टर में जो हमारा टारगेट है वो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, जर्नल एंट्रीज़ एंड लेजर अकाउंट्स बनाना। जर्नल एंट्रीज़ बनाने के लिए हमें उससे पहले एक कॉन्सेप्ट चाहिए था डेबिट एंड क्रेडिट का, कि कोई भी चीज़ डेबिट कब होती है और क्रेडिट कब होती है। तो उससे रिलेटेड मैंने इस आसान सा एक रूल आपको बताया था कि अगर एसेट्स हैं तो एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। सिमिलरली लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट होंगी और डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट होंगी। ये एक रूल मैंने आपसे कहा था कि इसको आप मेमोराइज़ कर लें, याद कर लें, समझ लें, जो कर सकते हैं कर लें। और उसके बाद हम जर्नल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम जाते हैं जर्नल एंट्रीज़ की तरफ और उसके बाद आज की क्लास में हम जर्नल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वहाँ से लेजर अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल आते हैं जर्नल एंट्रीज़ की तरफ। ये रूल आई थिंक लिखे रहे हैं, हम उससे नीचे से स्टार्ट कर देते हैं जर्नल बनाना। तो फर्स्ट स्टेप इज़ अबाउट मेकिंग जर्नल एंट्रीज। ओके, तो जर्नल एंट्रीज जो हैं उसका पहले तो सबसे पहले एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें फर्स्ट कॉलम में डेट लिखते हैं, देन हियर कम्स द ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट कॉलम इज़ अबाउट डेबिट। डेबिट को हम DR भी लिखते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, और आप लोग चाहें तो इसका पूरा नाम लिख सकते हैं डेबिट, और चाहें तो हम इसको ब्रैकेट में DR लिख देते हैं। और नेक्स्ट कॉलम इज़ अबाउट क्रेडिट, CR, और इसको आप चाहें तो पूरा वर्ड क्रेडिट भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म जो है क्रेडिट की वो CR एंड डेबिट की DR जो अकाउंटिंग टर्म्स में यूज़ होती हैं। और इसमें जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन दी जाती है तो बेसिकली हम उसकी पहले डेट एंटर करते हैं, फिर पहले हम लिखेंगे कि डेबिट क्या चीज़ हुई, उसके सामने उसकी अमाउंट लिखेंगे, एंड देन क्रेडिट क्या चीज़ हुई। और एक चीज़ ये कि हम जब डेबिट क्रेडिट लिख लेते हैं तो उसके बाद हमने स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन की एक शॉर्ट समरी लिखनी होती है, जो हमें ये एक्सप्लेन करने में, ये समझने में हेल्प करती है कि हमने ये ट्रांजैक्शन किस पर्पज़ के लिए की है। इसकी एक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आई होप आप लोगों को ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बुक से एक ट्रांजैक्शन देख रही हूँ। दिस इज़ जनवरी 20th, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 91। इससे पहले है रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस एंड इलस्ट्रेशन टॉपिक है, और पेज नंबर 91 पे एक ट्रांजैक्शन गिवन है। माइकल एम सिब्रियान एंड फैमिली, ये एक ऑनर है ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टेड 80,000 कैश इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल स्टॉक। हम इसको कॉपी करके ले जाते हैं इस ट्रांजैक्शन को, और हम एक्सेल पे जाके इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिख दी। अब ये है कि एक ऑनर है एक कंपनी का, माइकल, और उसकी फैमिली ने इन्वेस्ट किया है कैश इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल स्टॉक। तो जब भी आपने जर्नल एंट्री करनी है और आपके सामने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आई है
तो आपने सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, आपने ये देखना है कि इसमें चेंज क्या आया है, किन दो चीज़ों में चेंज आया है, या बेसिकली कहते हैं हम कि हो क्या रहा है इस ट्रांजैक्शन में, उसको एनालाइज करना है। तो हम जर्नल एंट्रीज इधर करते हैं, इधर हम ये एनालिसिस का पोर्शन करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। बेसिकली ऑनर ने इन्वेस्ट किया है इन द बिजनेस, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, कैश इन्वेस्ट किया है 80,000। अब इसमें दो पार्टीज़ हैं, एक माइकल ऑनर है जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट किए हैं, कंपनी में, किसी भी बिज़नेस में। और हम जो ये जर्नल बना रहे हैं ये हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो एक ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है कि हम इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कंपनी या बिज़नेस के लिए जर्नल एंट्री करने लगे हैं या उसके ऑनर के लिए करने लगे हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने क्लास में आपको ये बात बताई थी जब हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनर इज़ अ सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेस इज़ अ सेपरेट एंटिटी। हमने ऑनर की से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि बिज़नेस में क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कब बिज़नेस में कैश आ रहा है, कब बिज़नेस के एसेट्स में चेंज आ रहा है, हमने उसको देखना है। ये माइकल और उसकी फैमिली हमारा कंसर्न नहीं है कि इनके पास से कैश जा रहा है या आ रहा है या क्या कर रहा है। तो पहले तो ये बात क्लियर करनी है कि हमने ऑनर पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है वो नहीं देखना, हमने ये देखना है कि बिज़नेस पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो बिज़नेस पे ये इम्पेक्ट आया है कि बिज़नेस में कैश आ गए 80,000 कैश, और उसके बदले में बिज़नेस के जो कैपिटल है जो कंपनी का, उसने अपनी कंपनी का कैपिटल जो है वो इशू किया है या रेज़ किया है, या आसान अल्फाज में आप कह लें कि इंक्रीज़ किया है। तो कंपनी के पास दो चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, ये बिज़नेस के पास दो चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। एक तो बिज़नेस के पास कैश आया है क्योंकि किसी एक ऑनर ने, किसी एक सेपरेट एंटिटी ने बिज़नेस को या कंपनी को कैश दिया है फॉर देयर ट्रांजैक्शंस के आप इसको अपने बिज़नेस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं या कंपनी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी में हुई है। सो कैश इंक्रीज़ हुआ है बिज़नेस के लिए, और सेकेंडली बिज़नेस का जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हुआ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको कि कैपिटल इंक्रीज़ कैसे हुआ है। तो ये मैंने आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं या उसमें एक न्यू ऑनर आता है तो उससे कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ होता है। मतलब उसका वो कहते हैं केक का साइज़ बड़ा हो जाता है। मैंने इसको आपको समझाने के लिए कहा था कि आप कंपनी को एक केक इमेजिन कर सकते हैं, जैसे जैसे उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट होती जाती है केक का साइज़ बड़ा होता जाता है, और उसके हिस्से हम जितने मर्ज़ी कर लें लेकिन केक का साइज़ उतना ही रहता है। उसके पोर्शंस हम बढ़ा सकते हैं, उसके शेयर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन केक का साइज़ उतना ही रहता है। जब उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट आती है तो केक का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो दैट मीन्स उसका कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है। ये अकाउंटिंग की बातें नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए या आपके माइंड में एक इमेज लाने के लिए आपको ऐसी एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आपको ज़रा समझने में आसानी हो। तो सिर्फ अभी तक हमने ये बात की है कि अगर ऑनर ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो हमने ऑनर के लिहाज से नहीं देखना, हमने बिज़नेस के लिहाज से देखना है कि बिज़नेस में कैश आया है, बिज़नेस के पास कैश इंक्रीज़ हुआ है, और सेकेंडली कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि केक का साइज़ बड़ा हो गया है। तो हमने एनालिसिस में ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली कि एक तो कैश इंक्रीज़ हुआ है और दूसरा कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है। अब हमने ये रूल्स ऊपर लिखे थे
कि जब कैश इंक्रीज़ हो तो क्या होता है, ये आपको यहाँ पे रूल्स भी नज़र आ रहे हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हुआ है तो ये डेबिट होगा, इसके सामने हम लिख लेते हैं डेबिट। और दूसरा कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है, अब ये भी हमने लिखा हुआ है कि ओनर्स इक्विटी या कैपिटल एक ही बात थी, ये इंक्रीज़ हुआ है तो ये होगा क्रेडिट, तो इसके सामने हम लिखेंगे क्रेडिट। तो हमारा एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है कि हमने एक ट्रांजैक्शन को पहले एनालाइज करना होता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो जब हम ये होमवर्क कर चुके हुए कि चेंजेस क्या आ रही हैं और उसमें से डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो रहा है, तो अब हम जाते हैं जर्नल बनाने की तरफ। मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था कि ये जर्नल का फॉर्मेट है और अब हम इसमें एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने लिखनी है डेट। अब डेट जो है इस ट्रांजैक्शन की वो उन्होंने हमें जनवरी 20 दी हुई है, तो हम यही डेट लिखेंगे, डेट इज़ जनवरी 20। अब ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने ये लिखना है कि डेबिट क्या हो रहा है। जब भी हम जर्नल बनाने लगते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री करने लगते हैं तो सबसे पहले हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो डेबिट हो रही है, और हमारी इस केस में कैश डेबिट हो रहा है, तो लिहाजा हम सबसे पहले लिखेंगे कैश। उसके सामने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखनी होती है कि कितना कैश इंक्रीज़ हुआ है, उसकी अमाउंट क्या है, तो उसकी अमाउंट है 80,000। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कैश इंक्रीज़ हुआ है लिहाजा कैश डेबिट होगा, और लिहाजा डेबिट वाले कॉलम में हमने 80,000 की अमाउंट लिख दी है। अब क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल हमारा क्रेडिट है तो इसको हम नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे ऐसे कैपिटल। लेकिन इसका फॉर्मेट ये होता है कि जो क्रेडिट वाली साइड है उसको हम कॉलम की राइट साइड पे लिखते हैं, और जो डेबिट होता है उसको कॉलम के स्टार्ट पे लिखते हैं। और अमाउंट इसकी क्या है, अब हमें सिर्फ 80,000 कैश बताया हुआ है, कैपिटल स्टॉक की अमाउंट नहीं बताई हुई, लेकिन एक्सचेंज का वर्ड बताया हुआ है कि जितना कैश कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उतना ही उसका साइज़ बड़ा होगा, तो लिहाजा इसकी अमाउंट कैपिटल की भी 80,000 होगी। और इसके अलावा एक और रूल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल होती है या इक्वल होनी चाहिए। सो अगर 80,000 डेबिट हुआ है तो 80,000 ही क्रेडिट होगा। और उसके बाद हमने इसकी एक शॉर्ट समरी लिखनी है कि ये हुआ क्या है, या एक ऐसा सेंटेंस लिखना है शॉर्ट जिससे ये समझ आ जाए कि हमने कैश को डेबिट क्यों किया है और कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया है। तो वो कुछ ऐसा सा होता है कि मैं ये माइकल ब्रियान एंड फैमिली लिखने की बजाय डायरेक्ट ऑनर लिख देती हूँ, ऑनर इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बस इतना सा अगर हम एक सेंटेंस या शॉर्ट समरी लिख दें तो वो हमें ये एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी होता है कि हमने ये ट्रांजैक्शन जो की है ये क्यों की है और क्या ये सही है या गलत है। या सपोज़ आप लोग ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और मेरे पास इस टाइम बुक नहीं है या क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो आपकी ये वाली ट्रांजैक्शन पढ़ के मैं समझ सकूं कि ये स्टेटमेंट पढ़ के मैं समझ सकूं कि ये ट्रांजैक्शन किस में क्या हो रहा है, या आप लोगों ने इस चीज़ को डेबिट किया है तो क्यों किया है और क्रेडिट किया है तो क्यों किया है। अब ऑनर इन्वेस्टेड इन बिज़नेस से मुझे समझ आ जाएगा कि ऑनर के पास कैश था जो उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया है, तो जब भी बिज़नेस में ऑनर इन्वेस्ट करेगा तो कैश डेबिट होगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कंपनी की ऑनर्स इक्विटी, और ऑनर्स इक्विटी होती है जब भी एक न्यू ऑनर या एक पुराना ऑनर बिज़नेस में मज़ीद अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, और अगर नहीं आई तो आप लोग मेरे से कह सकते हैं कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करें, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि आप लोग फीडबैक देंगे तो मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर ही मैं कोई न्यू स्ट्रेटजी या किसी नए तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर सकती हूँ बात को। तो बस इतनी सी बात थी, ये हमारी एक एंट्री या एक ट्रांजैक्शन हो गई है। एक दफ़ा फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने कर ली है, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ थी।
हमने सबसे पहले कॉलम बनाए, एक डेट का कॉलम बनाया, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाया, तीसरा कॉलम हमने डेबिट और चौथा क्रेडिट का बनाया, और फिर सब में ये एनालिसिस किया। एनालिसिस से हमें पता लगा कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, और उसके बाद हमने जर्नल में आके ये एंट्री कर दी एंड बस ये हमारी जर्नल की एक एंट्री होगी। एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितना एनालिसिस हमने करना था वो कर लिया। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है जनवरी 21 रिप्रेजेंटिंग ओवरनाइट MC Brian negotiated with both City Central and Metropolitan Transit to purchase an abandoned bus garage। तो यहाँ से बेसिकली स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। ऑन जनवरी 21 ओवरनाइट ऑटो सर्विस, ये बिज़नेस का नाम है, यह कंपनी का नाम है। सो अब आप देख लें कि ऑनर ने परचेज़ नहीं की, कंपनी ने परचेज़ की है, ये कंपनी के नाम पे परचेज़ हुई है। ओवरनाइट ऑटो सर्विस परचेज्ड, द कंपनी परचेज्ड द लैंड फ्रॉम द सिटी फॉर 52,000 कैश। सो मैं इस ट्रांजैक्शन को भी कॉपी करके वहाँ एक्सेल में ले जाती हूँ। Okay, on January 21st, the company Overnight Auto Service purchased the land from the city for 52,000 cash. So just try to analyze कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। इस ट्रांजैक्शन में ये हुआ है कि द कंपनी परचेज्ड द लैंड, कंपनी ने लैंड परचेज की है। इसका मतलब है कंपनी के पास लैंड इंक्रीज हो गई है। ट्रू, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और लैंड परचेज की है फ्रॉम द सिटी फॉर 52,000 कैश, कैश दे के लैंड परचेज की है। और कैश कितना दिया है? कैश दिया है 52,000। अब ये कैश 52,000 दे दिया है तो इसका मतलब है कि ये कैश डिक्रीज हो गया है, क्योंकि कंपनी ने कैश दे दिया है ना लैंड ख़रीदने के लिए। जब हम सपोज़ कहीं कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं, वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, और उसके बदले हम उन्हें पैसे दे देते हैं तो हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं। तो कैश डिक्रीज़ हुआ है और लैंड इंक्रीज़ हुई है। अब लैंड जो है ये एक एसेट है, और एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और हमें पता है कि एसेट इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा। तो हम इसके सामने लिख देंगे कि लैंड जो है ये डेबिट होगी, और कैश डिक्रीज़ हुआ है। कैश भी एक एसेट है लेकिन डिक्रीज़ हो गया है तो ये क्रेडिट होगा। तो इसके सामने मैं लिखूँगी क्रेडिट। तो हमारा एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे आके जर्नल में अपनी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमें डेट डालनी पड़ेगी। यहाँ से हमें डेट पता है, दिस इज़ जनवरी 21, तो 21 जनवरी। ओके, उसके बाद हमने देखना है डेबिट क्या हुआ है। तो यहाँ से हमें पता है कि लैंड डेबिट हुई है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लैंड, और उसकी अमाउंट क्या है। ज़ाहिर बात है जितना हमने कैश पे किया है उसी के इक्विवेलेंट हमने कैश ख़रीदी है, तो दैट इज़ लैंड ख़रीदी है, दैट इज़ 52,000। और हमने क्रेडिट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था कैश। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि क्रेडिट कैश हुआ था। तो कैश चूँकि क्रेडिट हुआ है लिहाजा हम इसको कॉलम की ऑलमोस्ट इस साइड पे लिखेंगे, और दैट इज़ 52,000। और अब रहेगी सिर्फ एक शॉर्ट समरी, तो मैं उसको लिख देती हूँ दी कंपनी परचेज्ड लैंड, दैट्स इट। ये हमारी एक और जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, और आई होप कि आप लोगों को ये मुश्किल नहीं लगी होगी बिल्कुल भी। अगर लगी हो तो खैर आप लोग मेरे से हमेशा पूछ सकते हैं और मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूँगी, लेकिन आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल का फॉर्मेट बनाते हुए हम पहले डेट लिखते हैं, देन ट्रांजैक्शन लिखते हैं,
उसमें हमने देखना होता है कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, और उसके सामने फिर उनकी अमाउंट्स लिख देते हैं, विच शुड बी इक्वल, जितनी अमाउंट डेबिट हो रही है उतनी ही क्रेडिट होगी। ओके ओके ना, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग अगेन पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कोई। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो जनवरी 22, The overnight completed the acquisition of its business location by purchasing the abandoned building from the MTA। ये वैसे ही थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होता है ट्रांजैक्शन का, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये तो चूँकि चैप्टर के अंदर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन की जा रही है, इस वजह से आपको मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि कंपनी ने लैंड और बिल्डिंग परचेज़ कर ली है MTA से। अच्छा, एक और चीज़ आई थिंक मैं मिस्टेक कर गई हूँ कि लैंड ली, हाँ लैंड ही परचेज़ की थी, ठीक है। द परचेज प्राइस वाज 36,000। अच्छा, पहले उसने लैंड परचेज़ की है, अब बिज़नेस लोकेशन जो है एक बिल्डिंग परचेज़ कर रही है। बिल्डिंग परचेज़ की है, उसकी परचेज़ प्राइस 36,000 है। अब द कंपनी ओवरनाइट मेड अ 6,000 कैश दिया है उसने 6,000 का as down payment and issued a 90-day non-interest bearing note payable for remaining 30,000। आई होप कि इस ट्रांजैक्शन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अब कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेज़ की है, बिल्डिंग की कीमत 36,000 है, लेकिन कंपनी ने सारे का सारा कैश नहीं दिया, सिर्फ 6,000 कैश दिया है एज डाउन पेमेंट, और बाकी के 30,000 के लिए एक नोट पेएबल साइन किया है। नोट पेएबल क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ चुके हुए हैं कि नोट पेएबल मींस उधार या लायबिलिटी। ये जब बैलेंस शीट मैंने आपको करवाई थी तो उसमें एक्सप्लेन किया था। तो एक नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग का मतलब है कि इस लायबिलिटी या इस उधार पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसको इस पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ ये 30,000 का जो नोट उसने साइन किया है, ये सिर्फ उसको ये नोट देना पड़ेगा। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि जब भी सपोज हम कोई घर परचेज़ करते हैं तो फौरी तौर पे हम उसको आसान अल्फाज में या अपनी लैंग्वेज में बयाना देना कहते हैं कि हमने बयाना दे दिया है और बाकी अमाउंट हम सपोज़ 1 महीने बाद देंगे या 2 महीने बाद देंगे। तो यही हो रहा है यहाँ कि 6,000 उसने बयाना दे दिया है या डाउन पेमेंट की है, और बाकी जो 30,000 है उसने कहा है कि मैं 90 डेज़ बाद या 3 महीने बाद दे दूँगा। वो उसने लिख के दे दिया है या एक नोट पेएबल साइन कर लिया है। तो आप पहले तो एक ट्रांजैक्शन को अपने ज़रा समझने की कोशिश किया करें कि इसमें हो क्या रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है कि कंपनी ने बिल्डिंग परचेज़ की है, बिल्डिंग की अमाउंट 36,000 है। मैं इस ट्रांजैक्शन को यहाँ से कॉपी करके उधर ले जाती हूँ और इसको हम मज़ीद एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो द परचेज़ प्राइस वाज 36,000। मैं यहाँ पे बिल्डिंग की परचेज़ प्राइस लिख देती हूँ ताकि ज़रा, द परचेज़ प्राइस ऑफ बिल्डिंग वाज 36,000। The company made a cash down payment and issued a note payable of remaining 30,000। नेक्स्ट स्टेप इज़ इसको हमने एनालाइज करना है। सो करें एनालाइज, क्या चेंजेस आ रही हैं। सबसे पहली चेंज तो ये है कि कंपनी ने बिल्डिंग जो है वो परचेज़ कर ली है। अब बिल्डिंग परचेज़ कर ली है तो इसका मतलब है कंपनी के पास बिल्डिंग आ गई है, तो कंपनी की बिल्डिंग इंक्रीज़ हो गई है। फाइन, यहाँ तक तो समझ आता है। फिर ये कि कंपनी ने 6,000 कैश दिया है। अब कंपनी ने कैश दे दिया है तो कंपनी के पास कैश कम हो जाएगा। ट्रू, यहाँ तक तो समझ आ जाती है। लेकिन ये जो 30,000 रिमेनिंग है और उसके लिए उसने नोट पेएबल साइन किया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है
एक कंपनी ने अपने ऊपर उधार बढ़ा लिया है। सपोज मैं ओवरनाइट कंपनी हूँ और मैंने 36,000 की कोई चीज़ परचेज़ की है। मैं उसको कहती हूँ ये 6,000 रख लो कैश, बाकी के 30,000 मुझ पे उधार हुए। अब मुझ पे उधार हुए का मतलब है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई है। सो दैट मीन्स कि, और हमें पता है कि उस लाइबिलिटी का नाम है नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल एक लाइबिलिटी है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बैलेंस शीट में कि नोट्स पेएबल क्या होते हैं। नोट्स पेएबल उधार का दूसरा नाम है, ये लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो कंपनी के ऊपर उधार बढ़ गया है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है और उस लाइबिलिटी को हम नोट्स पेएबल कह रहे हैं। सो बस ये एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने सिर्फ लिखना है कि इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। बिल्डिंग एक एसेट है और बिल्डिंग इंक्रीज़ हुई है, दैट मीन्स एसेट इंक्रीज़ हुआ है। हमें पता है जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, तो हम इसके सामने लिख देंगे डेबिट। फिर कैश डिक्रीज़ हुआ है, कैश भी एक एसेट है लेकिन ये डिक्रीज़ हो गया है, और जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है, सो क्रेडिट। फिर नोट्स पेएबल इंक्रीज़ हुए हैं। नोट्स पेएबल जो है ये लायबिलिटी होते हैं, और जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है ना, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। आते हैं एंट्री की तरफ कि हमने इसमें जर्नल की एंट्री करनी है। डेट हम देखना भूल गए, हम बुक से दोबारा डेट देखते हैं। डेट इज़ जनवरी 22, सो 22 जनवरी, राइट। अब 22 जनवरी है और इसमें डेबिट क्या हो रहा है वो हमने देखा कि बिल्डिंग डेबिट हो रही है। सो यहाँ हम लिखेंगे बिल्डिंग डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, ओके, कैश क्रेडिट। और मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ क्रेडिट होती है उसको हम कॉलम की राइट साइड पे ले जाते हैं, लेकिन हमारे पास क्रेडिट तो दो है। एक तो कैश क्रेडिट हो रहा है लेकिन ये भी तो क्रेडिट हो रहा है नोट्स पेएबल। सो हमें यहाँ पे नोट्स पेएबल भी लिखने पड़ेंगे, और चूँकि ये क्रेडिट हो रहा है लिहाजा इसको भी हमें राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, ओके। अब हम अमाउंट्स लिखेंगे। बिल्डिंग कितने की खरीदी है, 36,000 की, ये तो होगी डेबिट। कैश हमने कितना दिया है, कैश हमने दिया है 6,000, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी 30,000 का हमने नोट्स पेएबल साइन किए हैं, तो 30,000। अब ये 30,000 और 6,000 कितना बन गया, 36। तो 36 क्रेडिट हो रहा है और 36 से डेबिट हो रहा है, और यही रूल भी था कि डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी ऑलवेज इक्वल, राइट। तो आई होप कि ये ट्रांजैक्शन भी क्लियर होगी। ये ऊपर वालों से थोड़ी सी डिफरेंट है। ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस में एक चीज़ डेबिट हो रही थी और एक क्रेडिट हो रही थी, लेकिन यहाँ एक चीज़ डेबिट हो रही है और दो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं। और बस ये हमने याद रखना है कि ये डेबिट क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल इन अमाउंट। तो और अभी इसकी थोड़ी सी वो डिटेल रह गई है या शॉर्ट समरी रह गई है लिखने वाली, और वो ये है कि द कंपनी परचेज्ड बिल्डिंग paid cash and signed notes payable, and
आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ये एक और ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर ली है, और इसमें आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन जनवरी 23rd the overnight purchased tools and equipments on account from Snappy Tools। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड है ऑन अकाउंट का। जहाँ पे आपको ये ऑन अकाउंट का वर्ड मिल जाए तो दैट मीन्स ऑन अकाउंट, और ऑन अकाउंट का मीन्स होता है उधार पे, दैट मीन्स लायबिलिटी। ऑन अकाउंट मीन्स लायबिलिटी। तो ओवरनाइट परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम स्नैपी टूल्स, दैट मीन्स कंपनी ने टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज किए हैं लेकिन उधार पे। अकाउंट्स पेएबल, लायबिलिटी। द परचेज प्राइस वाज 13,800 ड्यू इन 60 डेज, जो हमने 60 दिन के अंदर पे करने हैं, अभी तक पे नहीं किए। और परचेज प्राइस क्या थी? 13,800। सो यहाँ इस ट्रांजेक्शन को उधर ले जाते हैं एक्सेल में और इसको एनालाइज करते हैं। क्या हुआ आप लोग सोचें। ओवरनाइट परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट, कंपनी ने टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीद लिए, दैट मीन्स टूल्स एंड इक्विपमेंट जो है ये इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि कंपनी ने खरीद लिए हैं। यस, और क्या हुआ? टूल्स एंड इक्विपमेंट तो कंपनी ने खरीद लिए, वो इंक्रीज हो गए। द परचेज प्राइस वाज 13,800 ड्यू इन 60 डेज। ड्यू इन 60 डेज़ का मतलब है कि हमने 60 दिनों में पे करने हैं। अभी तक कैश नहीं दिया, उधार पे कोई चीज़ ले ली है, उधार पे ले ली है, दैट मीन्स पेएबल है। और हमने कोई नोट साइन नहीं किया, लिहाजा नोट पेएबल नहीं है। हमने जो चीज़ नोट पेएबल ना हो तो उसके लिए हम अकाउंट पेएबल लिखते हैं। और अकाउंट पेएबल या लायबिलिटी या उधार इंक्रीज़ हो गया है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा कि क्यों इंक्रीज़ हो गया है। इसलिए इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि हमने कोई चीज़ ख़रीदी है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, तो ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी या कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई है। सो अब इसको देखेंगे डेबिट क्या चीज़ है इनमें और क्रेडिट क्या चीज़ है। टूल्स एंड इक्विपमेंट जो है ये कंपनी का एसेट होता है और एसेट इंक्रीज़ हो गया है तो वो डेबिट होगा डेफिनेटली। और अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज़ हो गए हैं, अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए तो वो क्रेडिट होगी। एंड दैट्स इट। अब सिर्फ हमें जर्नल में एंट्री करनी पड़ेगी, उसके लिए डेट मैं देखना भूल गई हूँ। अगेन जनवरी 23rd डेट है, तो दैट इज़ 23rd जनवरी। और इसमें हमने क्या किया है, कंपनी ने टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज़ किए हैं, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट डेबिट हो जाएंगे और उनकी अमाउंट क्या है, अमाउंट है 13,800 के टूल्स एंड इक्विपमेंट थे। सो 13,800 डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या चीज़ हो रही है, अकाउंट्स पेएबल, तो हम यहाँ लिख देंगे अकाउंट्स पेएबल। ये चूँकि क्रेडिट हो रहे हैं तो हम इसको कॉलम की राइट साइड पे लिखेंगे और उसकी अमाउंट जो है वो 13,800 है। और यहाँ अब हमें एक शॉर्ट समरी लिखनी पड़ेगी, तो वो है द कंपनी परचेज्ड टूल्स ऑन टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट जो है ये एक्सप्लेन कर देगा कि हमने उधार पे लिए हैं या लोन पे लिए हैं या लायबिलिटी है हमारी।
सो ये ट्रांजैक्शन और कंप्लीट हो गई है और आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगी। आज के लिए इतनी सी ट्रांजैक्शंस काफ़ी हैं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैम। अकाउंटिंग जो है ये प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपको समझ आएगी और आपको कम कंफ्यूज करेगी। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को जितनी मर्ज़ी अच्छी समझ आ जाए आप उसको रिटेन नहीं कर सकते जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो आज हमने बस ये 4 ट्रांजैक्शंस की हैं। ये हमने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया था। मैंने आपको बताया कि जर्नल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उसमें एक डेट का कॉलम है, दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शंस का है और नेक्स्ट 2 कॉलम्स जो हैं वो क्रेडिट एंड डेबिट की अमाउंट के हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल था, मेकिंग जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल बनाया है हमने और जर्नल में बनाने का तरीका क्या था कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि इसमें डेबिट क्या चीज़ हो रही है, क्रेडिट क्या चीज़ हो रही है और उसके बाद हम उसको जर्नल की फॉर्म में एंटर कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि मैं आगे जाने से पहले आप लोगों को ये पीछे से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।